नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए नया विषय लेकर आते हैं जो संबंधित होता है खेती किसानी या फिर पशुपालन से, जिनके संदर्भ में आपके पास कोई भी अगर सवाल होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन कॉल के जरिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे पशुओं की बीमारी एवं रोकथाम के बारे में। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सर्दियों में पशुओं का प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर भी आज चर्चा होगी। तो आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। पशुओं में बीमारी है, पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार करना है, सर्दी के मौसम में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। परिचय करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह रैना, जो रिसर्च एसोसिएट है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर.एन. शर्मा, जो पूर्व अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर, हरियाणा में। डॉक्टर शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, परिचय करवा दिया है हमने हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। विषय क्या है हमने जानकारी दे दी है, तो बस आपको अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। तो बस इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। याद रखिए कि आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। हमारा पहला विषय है पशुओं की बीमारी एवं रोकथाम। जब हम बात करते हैं डॉक्टर रैना पशुओं की बीमारी की, जिस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए प्रबंधन करते हैं, ऐसे ही पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुख्य कौन सी बातें हैं जो हमारे पशुपालक हैं ध्यान में रखें? आपने बहुत सही कहा मैम कि जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे ही हमारे पशुपालकों को भी अपने पशु का खासकर ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और इस मौसम में जैसे ही ये मौसम बदल रहा है तो रात को बहुत ठंड हो जाती है, दोपहर का मौसम तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उन्हें खासकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो छोटे पशु हैं उनमें इस टाइम निमोनिया का रोग हो जाता है, जैसे जो इंसानों में भी होता है इस टाइम निमोनिया का रोग, और दस्त की बीमारी बहुत देखी जाती है। अगर किसी के छोटे काफ को डायरिया या कुछ ऐसे नमूनिया हो चुका है तो आप उसको अंदर रखिए, बाहर मत रखिए, और थोड़ा सा अपने उसके चारे की तरफ भी ध्यान दीजिए। सर्दी बढ़ रही है तो थोड़ा पानी भी ज़्यादा ठंडा मत दीजिए, ताज़ा पानी पिलाइए पशुओं को। और जो हमारे बड़े पशु हैं वो इस टाइम आप देखिए कि इस टाइम हरा चारा बहुत अच्छा होता है, तो इस टाइम एक ये ब्याने का मौसम भी है, इस टाइम मतलब काविंग बहुत होती है, तो देखा जाता है कि मिल्क फीवर, बड़े पशुओं में मिल्क फीवर, जैसे ही वो ब्याते हैं उसके बाद वो उठते नहीं है, जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो जाता है। या आप देखिए थनैला का रोग, थनैला का रोग भी इस टाइम, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा दूध देता है पशु, तो इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा डर होता है इस टाइम। तो इस टाइम भी आपको एक खास ध्यान रखने पड़ते हैं कि आप थनों को साफ़ कीजिए, अपने हाथ साफ़ रखिए, और पशु की जहाँ पे पशु बैठ रहा है, उठ रहा है, वो जगह भी आप साफ़ रखिए। इसके साथ साथ मुखुर रोग हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया, इन रोगों से तो हमें हमेशा अपने पशु को बचा के रखना चाहिए। जी, तो इस मौसम में ये जो मुख्य रोग हैं ये हमारे जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही तरीके से देखभाल करें। ये जो रोग हैं हमारे पशुओं को ना हो, इसके लिए पहले प्रबंधन कार्य करने हैं, और अगर किसी कारणवश हो भी गए हैं तो उनकी रोकथाम सही समय पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से आपको उपचार कार्य करना है, तैयारियां करनी है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट है उस पर नजर डाल लेते हैं। पशुओं को किसान का धन माना जाता है, ऐसे में पशु स्वास्थ्य काफी जरूरी है। पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, कुपोषण और शरीर के अंदर की मेटाबॉलिज्म क्रिया में विकार आदि इन रोगों के प्रमुख कारणों में शामिल है। इन बीमारियों में से कई बीमारियां जानलेवा हैं और कई बीमारियां पशु के दूध उत्पादन पर असर डालती हैं। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु को लग जाती है, जैसे मुंह व खुर की बीमारी और गलघोटू आदि। ऐसे में पशुपालक को प्रमुख बीमारियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
जिससे वह सही समय पर उचित कदम उठाकर पशुओं को स्वस्थ रख सकें। सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस से पैदा होने वाली बीमारी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि खरेड़ू, मुंह पका, खुरपका, चपका और खुरपा आदि। यह बहुत तेजी से फैलने वाला छूतदार रोग है। इस रोग से ग्रस्त पशु ठीक होकर काफी कमजोर हो जाता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इस रोग के लक्षण दिखने पर पशु को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और टीका लगवाएं। मुंह व खुरों के घाव को फिटकरी या पोटाश के पानी से धोएं। मुंह में बोरोग्लिसरीन और खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। सरकार की ओर से भी इन रोगों की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन के विकास और पशुओं में खुरपका, मुंह पका और ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए घोषणाएं की गई थी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट कि किस तरह से इस मौसम में बीमारियां हमारे पशुओं को प्रभावित कर सकती हैं और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमारी सरकार भी कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है हमारे पशुपालकों की सहूलियत के लिए। इस पर और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से हासिल करेंगे, लेकिन पहले हम बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, विषय है सर्दियों में पशुओं का प्रबंधन। जब हम बात करते हैं प्रबंधन की, तो कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको हम जहन में रखें? देखिए, जिस तरह से पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं, विशेषकर उत्तर भारत में तो काफी सर्दी पड़ रही है और जो रात का जो तापक्रम है 3 से और 2 डिग्री तक भी हो गया है। अब 1-2 दिन से कुछ सुधार है, परंतु दिन के और जो रात के तापक्रम में काफी अंतर है। तो अभी भी सर्दी बहुत ज्यादा है और हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल हमारे पशु की बहुत ज्यादा कीमत होती है और जरा सी भी अगर पशु को सर्दी लग जाए तो तुरंत उसका दूध उत्पादन एकदम कम हो जाता है और उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए उनको सलाह दी जाती है कि मौसम के हिसाब से अपने पशुओं को पशु घर के अंदर रखना चाहिए। और पशु घर में भी 2-3 बातों का अगर ध्यान रखेंगे, देखिए जो रात के समय में कई बार देखा गया है कि हमारे कुछ किसान भाई टीन की छत डाल देते हैं, तो उनसे क्या है देखा हुआ अंदर से भी पानी निकलता रहता है, तो जितनी ठंड है वो छत से आती है और हमारे पशु को रात भर ठंड लगती रहती है। और उसी तरह तो मतलब इसके लिए ये है कि जो छत है इस तरह की अगर बना रखी है तो उस पर सरकंडे के, ज्वार या बाजरे के कुछ ऐसे पूले डाल दें, कुछ ऐसा उस पर मटेरियल डालें ताकि छत से उसको ठंड न लगे। जी, पहली बात तो यहाँ पर हो गई कि आवास का ध्यान रखना है, छत का ध्यान रखना है कि हमारे पशु जो है रात के समय ठंड से प्रभावित ना हो, और अगर ठंड ज्यादा लग गई तो निश्चित तौर पर दुग्ध उत्पादन क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो एक पहली बात है जिनको हमें जहन में रखना है जब हम सर्दी के मौसम में प्रबंधन कर रहे हैं। तो और कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। सर्दी में जिस तरह हम खुद को ठंड से बचाते हैं, ठीक उसी तरह पशुओं को भी सर्दी से बचाना जरूरी है। सर्दियों में पशुओं को ठंड लगने की आशंका रहती है और इसका प्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही साथ दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है। अपने पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशुशाला में रात को बोरी आदि व ज्वार या बाजरे की कड़वी एवं टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव करें। सर्दियों के दिनों में पशुओं को धूप में बांधें, लेकिन ठंडी हवा से बचाव जरूर करें। पशुओं के बैठने के स्थान को सूखा रखें। पुआल या कोई नर्म और पानी चूसने वाली चीज पशुओं के नीचे फर्श पर डालें, जिससे फर्श सूखा रहे और सफाई भी आसानी से हो सके। पशु को ताज़ा पानी पिलाएं और ध्यान रखें कि पानी अधिक ठंडा या अधिक गर्म ना हो।
पशुओं को बरसीम या अन्य का हरा चारा खिलाने से पहले थोड़ा सा सूखा चारा खिलाएं या फिर बरसीम आदि के चारे को सूखे चारे में मिलाकर खिला सकते हैं, जिससे पशु को अफारा ना हो। गाय या भैंस को 50 से 60 ग्राम नमक और खनिज मिश्रण रोजाना खिलाएं। इससे पशु में खनिज पदार्थ की कमी नहीं होती और पशु का दूध भी ठीक से उतरेगा। सर्दियों में रात को सूखा चारा खिलाना फायदेमंद रहता है। इससे पशुओं में तापमान का संतुलन बनता है। जो पशुपालक पशु को धान की पुआली खिलाते हैं, वे ध्यान रखें कि पुआल में फफूंद ना लगी हो, वरना पशुओं में बीमार होने का डर रहता है। पशु को साफ और सूखा रखें। अगर सर्दी अधिक हो और तेज हवा चलती हो तो नहलाने की बजाय पशु को मोटे ब्रश से रगड़कर साफ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपने एक और खास रिपोर्ट, आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पर ध्यान में रखिए कि हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। 1800-113-060, 1800-113-061 जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इस पर ही आपको कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। सर्दियों के मौसम में पशुपालन में किस तरह के प्रबंधन करने हैं और पशुओं में होने वाली बीमारियों और रोकथाम के बारे में आपको जानना चाहते हैं, तो हम आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे। हमने रिपोर्ट में भी देखा था डॉक्टर रैना की सरकार की तरफ से हमारे पशुओं की बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, अभी एक सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था। और इसके तहत मुखुर रोग और ब्रुसेलोसिस रोग के लिए पूरे हमारे भारत में फ्री में टीकाकरण किया जा रहा है। और हमारा विषय, हमारा जो हमने इसके लिए इसमें अपना एम रखा है वो यही है कि हम सभी पशुओं को हमें इसके अंदर कवर करना है। और ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है स्टेट्स में, और काफ़ी पशु इसके अंदर जो है जिनको टीकाकरण कर दिया गया है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो भी टीकाकरण हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हमारी सरकार द्वारा एक इनाफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, एक ये ऑनलाइन ऐप है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि किस स्टेट में किस पशु को कब ये वैक्सीन लगी है, और उसके पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। और इसके जैसे ही टीकाकरण होता है उसके बाद हम एक अलर्ट भी भेज रहे हैं अपने किसान भाइयों को कि उन्हें अगली बार कब करवाना है और वो अपने पशु का कैसे ध्यान रख सकते हैं इस दौरान। तो ये 20 लाख करोड़ का प्रोग्राम, जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया, ये हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है और कई पशुपालक जो हैं हमारे इससे लाभान्वित भी हुए हैं। और कुछ जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से वो भी जागरूक होंगे और अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर करवाएंगे। बिल्कुल, और किस तरह से वो संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं यहाँ पर। हेलो हाँ मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका निरंजन जी कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल तो है मैडम, मेरे पास बकरी है जी, उनका गर्भपात हो जा रहा है, उनको सूखा चारा पर खिला रहे हैं जी। बकरी है जिसका बार बार गर्भपात हो रहा है। हाँ जी, डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे आप? क्या मैडम? जी, हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, डॉक्टर शर्मा बताएं। हाँ जी, देखिए, जो हमारी भेड़ बकरी है या गाय भैंस में, इसमें जो संक्रामक गर्भपात की जो बीमारी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ब्रुसेलोसिस इसको बोलते हैं, तो इसमें पूर्ण विधि तक उसका गर्भ का विकास नहीं हो पाता और समय से पहले ही वो बच्चा फेंक देती है। तो देखिए, ये जो बीमारी है जो गाय बकरी में है, क्योंकि बकरी जो है ना समूह में रहती हैं, तो इनको ये ध्यान रखना है कि जिस बकरी का गर्भपात हो उसको उस पूरे जो ग्रुप है, समूह है, उससे बिल्कुल अलग कर दें। तो उसका जो भी जेर डालती है या कई बार मरा हुआ बच्चा होता है, या जो कहते हैं गर्भ डालने के बाद में जो द्रव निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है, और वो अन्य बकरियों में उससे जो हमारे कीटाणु जीवाणु हैं वो दूसरों में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वो अन्य बकरियों के अंदर भी ये बीमारी तेजी से फैलती है। तो जिस बकरी का भी गर्भपात हो उसको उस समूह से बिल्कुल अलग कर दें, और अगर वो मरा हुआ बच्चा होता है तो उसको जमीन में गाड़ दें,
उसकी जेर है, और उसकी बकरी की अच्छी तरह से सफाई करें साबुन से, और उसमें अगर फिनाइल डाल लें थोड़ा सा, तो उस बकरी को अगर सेपरेट रखेंगे तो ये काफी हद तक उसमें बच जाएगा। और देखिए जैसे इस टाइम पे सर्दी का बहुत ज्यादा लगता है जो हमारी बकरियां हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि वो बहुत जल्दी सुबह जंगल में चराने न ले जाएं, और जब धूप निकले आए, कुछ मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद ही उसको ले जाएं, क्योंकि कई बार जो है ना ये जो सर्दी का असर भी उसमें कमजोरी ला देता है, और वो पूरा जो है ना जो बकरी है उस तरह से गर्भपात का भी चांस रहता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हो सकता है जिसके चलते बकरी में गर्भपात की जो समस्या है वो आ रही है। डॉक्टर रैना, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त ठंड के मौसम में उसको अलग कीजिए और थोड़ा अंदर रखिए, बाहर मत ले जाइए, क्योंकि ये ठंड का मौसम है और वो बार बार गर्भपात हो रहा है। और हो सके तो किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक को भी दिखा दीजिए। कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है अंदर, बार बार अगर गर्भदान हो रहा है और आप बार बार उसमें वो वीर्य को यूज़ कर रहे हो और बार बार वो मीटिंग करवा रहे हो आप, तो आप वो मत कराइए, थोड़ी देर रुक जाइए, उसको ट्रीटमेंट दीजिए और उसके बाद ही आप आगे चलिए। पहले यहाँ पर चिकित्सक को दिखा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगली बार आप अगर कोशिश करें उसके लिए। बिल्कुल, तो ऐसी ही जानकारियां हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं की बीमारी और रोकथाम के साथ साथ सर्दियों में पशुओं के प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीवी पर इस वक्त फ्लैश किए जा रहे हैं और आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हम डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे कि सर्दी की मौसम में किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। आवास के बारे में तो आपने बताया, और क्या जानकारी देंगे डॉक्टर शर्मा? हाँ, देखिए आवास में जहां तक मैंने बताया छत के बारे में, अब फर्श के बारे में बताना चाहूंगा। इस मौसम के अंदर जो है ना पशु को सर्दी फर्श से बहुत ज्यादा लगती है, तो हमारे किसान भाई के पास कोई भी फर्श पर डालने वाला कोई भी मटेरियल, जैसे पुराना भूसा हो या जहां बाजरा होता है उसका बूला बोलते हैं, या जिस क्षेत्र के अंदर गन्ना होता है उसकी सूखी हुई खोई, मतलब कोई भी ऐसा बेडिंग मटेरियल जो फर्श है उस पर पशुओं को जरूर डालना चाहिए। और विशेष रूप से जो हमारे छोटे कटिया कटरे हैं या बछिया बछड़े हैं उनके नीचे तो बहुत ही जरूरी है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके शरीर के ऊपर बोरी डाल के रखें, कोई भी इस तरह से कपड़ा, मोटा कपड़ा डाल के रखें ताकि हमारे छोटे बच्चे को सर्दी न लगे। दूसरा, जो आवास है उसमें जो खिड़की दरवाजे हैं वो रात के समय में बंद होने चाहिए और उसमें कहीं से भी इस तरह से हवा नहीं आनी चाहिए। रोशनदान खुले रह सकते हैं परंतु जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको बंद रखना चाहिए ताकि पशु को बाहर से किसी तरह से ठंडी हवा ना लगे। जी, तो ठंड से बचाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, चाहे हम बात छत की कर लें, फर्श की कर लें, रोशनदान या खिड़कियों की कर लें, हमें सब कुछ अच्छी तरह से रखना है ताकि हमारे पशु ठंड से प्रभावित यहाँ पर ना हो। बिल्कुल, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पहले उनका सवाल जान लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मैं कल शाम को 2 बकरी का बच्चा खरीद के लाया हूँ और उसको थोड़ा सा खांसी है और जुकाम भी है। जी,
देखिए जो उसको खांसी और वो है, इसका मतलब है उसको सर्दी लग चुकी है। तो आप नजदीक के पशु चिकित्सक से जाकर उसका इंजेक्शन लगवाएं। बहुत सारी दवाइयां आती हैं, और अभी जैसे थोड़ा सा गुड़ दे सकते हैं उसको, गुड़ की अगर डली दे देंगे तो उससे कुछ आराम मिल जाएगा। परंतु मैं सलाह दूंगा, क्योंकि जो बच्चा है उसकी काफी उसमें वैसे कमजोरी होती है, बच्चे के अंदर उतनी प्रतिरोधकता नहीं होती, तो आप डॉक्टर को दिखा लें और उसमें दवाइयां इंजेक्शन लग जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और गर्म जगह में रखें उसको, ये ध्यान रखें जी, ठंड से बचाकर यहाँ पर जरूर रखें। डॉक्टर रैना को जोड़ना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, मैं तो जैसे सर ने भी कहा कि आप उसको ठंड से बचाएं, बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आजकल नमूनिया बहुत देखा जाता है छोटे बच्चों में, तो जाहिर सी बात है कि अब ये इनको थोड़ा सा हो चुका है, ठंड लग चुकी है और नमूनिया हो चुका है, तो आप इनका इलाज करवाइए। और हो सकता है तो जहाँ पे इनको रखा है वहाँ पे कोई हीटर या कोई बल्ब उसका इस्तेमाल करिए कि थोड़ी गर्मी रहे वहाँ आसपास। जो आर्टिफिशियल हीट होती है, आर्टिफिशियल हीट, गुड़ और मेथी का मिश्रण करके आप इनको दे सकते हैं। पर अब जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसको ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कई बार थोड़ा ज़्यादा बीमार हो जाता है छोटा बच्चा, तो उसको थोड़ी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है जी। जैसे कह रहे हैं खांसी है, बुखार है, ये और ज्यादा बढ़ ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि पहले ही आप डॉक्टर का संपर्क कर लें, यहाँ पर डॉक्टर से इलाज करवा लें, और साथ ही साथ कैसे रखरखाव करना है, दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। आइए बढ़ते हैं आगे, और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें। मैम ये कह रहे हैं कि जैसे मेरी सहवान नस्ल की एक गाय है, उसकी ब्याई हुई मैम 3 महीने हो चुके हैं जी, और वो 10 दिन उसका हो गया लगभग, उसको स्टीम पड़ा हुआ, और लेकिन वो दूध मैम काफी कम कर दी है। जैसे शुरुआत में तो वो 6 लीटर टाइम पे करते थे, लेकिन अभी वो 3 लीटर पे आ गई है जी। डॉक्टर रैना कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, ये आप जैसे ही ब्याने के बाद पशु को कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब होता है उसके बाद उनकी जो कैल्शियम है वो बच्चे की ओर ज़्यादा चला जाता है। तो आप उसके चारा में एक तो उसको कैल्शियम दीजिए, दूसरा इस वक्त हरा चारा अच्छा उपलब्ध है, तो आप उसको हरा चारा दे सकते हैं। और लेकिन सिर्फ हरा चारा मत दीजिए, साथ में दाना देना भी ज़रूरी है। अगर आप लगभग 20 किलो हरा चारा दे रहे हैं तो साथ में 3-4 किलो आपको दाना देना भी ज़रूरी है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि कैल्शियम की मात्रा, मिनरल मिक्सचर, ये सब चीज़ें देना भी ज़रूरी है। कई बार दूध कम होने का ये भी कारण होता है कि पेट में कीटाणु वगैरह भी होते हैं, तो हो सके तो डीवॉर्मिंग का एक इंजेक्शन वगैरह दिखा के, थोड़ा सा अगर वो गोबर वगैरह पतला कर रही है या बदबूदार कर रही है तो आप डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं जी। कीड़ों की वजह से भी हो जाता है, समस्या हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, आप जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी, बताएं। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से दाना होना चाहिए, बट दाना भी संतुलित होना चाहिए। उस दाने के अंदर देखिए 40% कम से कम अनाज, 30% उसमें खल, और खल में भी आप मूंगफली की खल ले सकते हैं, सरसों की ले सकते हैं, या तिल की ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया अनाज आजकल जैसे बाजरा है, बाजरा जाड़ों के अंदर उसकी तासीर गर्म होती है, तो बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। तो अनाज होना चाहिए, खल होना चाहिए, चोकर होने चाहिए उसके अंदर, और 2% उसमें खनिज मिश्रण और 1% उसमें नमक। मतलब इस तरह का जो संतुलित दाना देंगे तो इनकी जो, जैसे ये बता रहे हैं कि जो गाय या भैंस है दूध कम दे रही है, तो अगर संतुलित आहार देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जिस तरह आज का हमारा ये विषय है, सर्दी से जरूर बचाएं। सर्दी में अब जिस तरह से आजकल दिन के दिन में देखते हैं कि बहुत ठंडी हवा बह रही है, तो ऐसी हवा के अंदर पशु को न छोड़ें। आप कुछ खिलाने के बावजूद भी पशु दूध नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो ताकत है पूरा वो सर्दी के प्रभाव को कम करने में ही लग जाती है। तो पशु को आरामदायक जगह में, गर्म जगह में उसको रखना जरूरी है, और ऐसी ठंडी हवा में तो बिल्कुल न छोड़ें, अन्यथा आप कुछ भी करेंगे उसका दूध उत्पादन कम रहता है। तो उसका पूरा ध्यान रखें और सर्दी से पूरा बचाव रखें। और इन दिनों में थोड़ा सा आधा किलो गुड़ जरूर उसको दें, एक पाव गुड़ अगर देंगे तो उससे उसकी ऊर्जा बनती रहेगी और दूध उत्पादन भी उसका बना रहेगा जी। बिल्कुल, तो किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, प्रबंधन कार्य करने हैं, हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बता दिया है। आहार का बहुत आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे, जिन हरियाणा से कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो,
जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जरीना जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैम, एक जोटी है 4-5 महीने की। हाँ, एक जोटी है मैम। हाँ, वो मतलब उनको गर्भावस्था में 4-5 महीने की जी, क्या उसको मतलब खनिज मिश्रण देना चाहिए या नहीं? जी डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो गर्भ से पशु है, ये जो खनिज मिश्रण है, ये 1 महीने के बच्चे से लेके और किसी भी उम्र तक ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वो तत्व मौजूद होते हैं जो पशु के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और दूध उत्पादन के लिए और अंदर जो गर्भ बच्चा है उसके बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी हैं। उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोराइड। देखिए हमारे पशु के शरीर के लिए ये सारे जो तत्व हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं और उनकी ये जो है पूर्ति नहीं हो पाती कई बार, तो उनको मैं कहूँगा जरूर उसको जो गर्भावस्था में पशु है कम से कम 3 किलो दाना वो जरूर दें और उस के अलावा 50 से 100 ग्राम जो है खनिज मिश्रण उसको बाजार में मिलता है वो जरूर दाने में मिला के दें और नमक भी दें, तो उससे जो है बच्चे का बढ़वार अच्छी होगी और आगे जब वो बच्चा देगी तो वो ऐसा पशु दूध भी अच्छा देगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आप उसको लगातार दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको उससे लाभ ही होगा। जी, तो खनिज मिश्रण यहाँ पर हमारे पशुओं की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है, आपको जरूर देना चाहिए। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर रैना, आपने जिक्र किया था कि इस समय जो हमारी पशु हैं वो ब्याहती भी हैं, तो इस समय किस तरह का आहार उन्हें देना चाहिए या फिर कहें कि और किस तरह से उन्हें उनकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए कि किसी तरह की बीमारी ना हो? देखिए अभी इस वक्त जैसे सर्दी का मौसम है और इस समय अगर हम देखें कि जो हमारे पास बरसीम बहुत होता है, उसके बाद जई होती है, सरसों होता है, तो हमारे पास जो ये ग्रीन फॉडर है, हरा चारा बहुत अच्छा होता है, तो हम पशु को वो दे सकते हैं। 20 अगर आपका पशु लगभग 400 किलो का पशु है, 8-10 किलो दूध दे रहा है, तो हम उसको 20 से 25 किलो हरा चारा दे सकते हैं और साथ में थोड़ा सा दाना दे सकते हैं, 2.5 से 3 किलो के करीब उसको दाना दे सकते हैं। ये सब देना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो पानी को एक जगह रोक के रख देते हैं, जिससे पानी ठंडा हो जाता है और जब पशु वो पानी पीता है तो उसे काफ़ी बीमारियां जैसे कि निमोनिया मैंने कहा या और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। पशु ढीला हो जाता है और उसकी जो दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। डॉक्टर शर्मा सर ने भी यही अभी कहा, तो आप उसका ये भी ध्यान रखिए। चारा तो इस टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उसको सर्दी से नहीं बचाएंगे तो उसकी जो दूध देने की क्षमता है वो कम ही रहेगी। चारा दीजिए, उसको हरा चारा दीजिए, साथ में दाना दीजिए, हो सके तो उसको गुड़ का मिश्रण भी दीजिए और अपने पशु को सर्दी से बचाइए। जैसे आप ऐसी जगह मत रखिए जहाँ दोनों तरफ से हवा आ जा रही हो। एक साइड आप बोरियां लगा के हवा को रोक सकते हैं। रात के टाइम आप हीटर का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपके पशु हैं वहाँ आप कोई बल्ब लगा सकते हैं और रात के टाइम वो बल्ब की वजह से उनको हीट मिलती रहेगी। या अपने पशु को किसी चीज़ से ढक भी सकते हैं, जैसे जैकेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसा बनाते हैं और वो अपने इस मौसम से अपने पशुओं को बचाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर खासकर ध्यान रखेंगे तो आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा और दूध भी अच्छा देगा। जी बिल्कुल। तो इस समय आपको मैं बताना चाहूंगा मैडम जी डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं आपकी राय जरूर लूंगी। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से राजेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 जी रविंद्र जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम भैंस पालना चाह रहे हैं, 20 भैंस पालना चाह रहे हैं। आप भैंस पालन करना चाह रहे हैं? जी हम मैडम 20 भैंस पालना चाह रहे हैं। आप भैंस पालन की शुरुआत करना चाहते हैं डॉक्टर? मुर्रा भैंस के लिए हम इस भैंस जिसे मुर्रा भैंस पालन करना चाहते हैं। डॉक्टर रैना क्या कहेंगे आप, किस तरह से वो क्या कदम उठा सकते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई मदद इनको इसमें मिलेगी? देखिए स्टेट में कोई स्कीम है उनके जो उसको एक फ़ायदा दे सकती है जो उनको। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गिर तो गाय हैं और मुर्रा भैंस है। तो अगर आपको गिर रखना है, मुर्रा रखनी है, इसकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक हमारे केंद्रीय सरकार द्वारा एक ऐप बनाई गई है, ई गोपाला ऐप।
अगर आप उसमें जाएंगे तो हमारे देश में कहाँ कहाँ पे मुर्रा भैंस है, कहाँ पे उसकी कौन सी नस्ल है, कितना वो दूध दे रही है, किस किसान के पास है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको ई गोपाला ऐप पे मिल जाएगी। आप अपने घर बैठे ही एक अच्छा पशु चुन सकते हैं और उस पर आप लेन देन के लिए पशु बाजार में जाके उस किसान से बात भी कर सकते हैं। मुर्रा भैंस बहुत अच्छी भैंस है और हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें से एक ये सबसे उच्च कोटि की भैंस मैं इसको कहूँगा। इसकी अच्छी दूध देने की क्षमता है और सारे जो हमारा जो आसपास का हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, उस पर वो अच्छी अडेप्टेड है। अब बहुत से किसान हैं जो मुर्रा भैंस जिन्होंने रखी है। अगर हम पंजाब देखें, हरियाणा देखें, यूपी वाली साइड देखें तो बहुत किसान हमारे भाई हैं जिन्होंने मुर्रा भैंस को रखा है और बहुत मुर्रा भैंस के दूध में फैट बहुत अच्छा होता है। तो आप भैंस रखिए, ज़रूर रखिए। और ख़रीदने के लिए मैं बोलूँगा कि आप आसपास के किसी अपने जो स्टेट का आपका वेटनरी का डिपार्टमेंट है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत आपको सब्सिडी पे कोई अगर सब्सिडी मिलती है तो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर शर्मा आपसे भी मैं राय जान लेना चाहूँगी, क्या सलाह देंगे आप इनको? जैसे डॉक्टर रैना ने बताया कि ई गोपाला ऐप से भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, और किस तरह के कदम इन्हें उठाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हमारे किसान भाई हैं भैंस पालन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे देश के अंदर जो भैंस पाई जाती हैं बहुत उच्च कोटि की हैं और उनमें सबसे अच्छी मुर्रा नस्ल है। और ये हरियाणा के रोहतक, जींद, हिसार, गुड़गांव के क्षेत्र में बहुतायत मिलती हैं। और रोहतक में तो आप देखेंगे कि इसके एक हमारे किसान हैं उनके पास 100-100, 200 पशु हैं। तो अगर ये चाहते हैं तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं और अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस खरीद सकते हैं। इसमें दो चीज बताऊंगा कि जब वो खरीदने जाएं तो एक किस तरह से पता लगे कि पशु अच्छा दूध देने वाला होगा जी, बताएं। तो उसमें 3-4 पॉइंट में बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी पशु खरीदा जाए, चाहे गाय हो या भैंस हो, उसका शरीर जो है वो तिकोने आकार का होना चाहिए, गर्दन उसकी पतली होनी चाहिए और पीछे से वो चौड़ा होना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि जो पशु है वो अच्छा दूध देगा जी। दूसरा, उसकी जो त्वचा है वो ढीली ढाली होनी चाहिए और चमकीली होनी चाहिए, आंखें बड़ी हों और चमकीली हों। दूसरा, उसमें अगर देखें पेट के पास से एक नस निकलती है जिसको मिल्क वेन कहते हैं, वो काफी चौड़ी मोटी होनी चाहिए। और उसका जो अयन है जिसको ओड़ी कहते हैं वो आगे तक और पीछे तक जाना चाहिए। और चारों थन की साइज भी देख लें, उसमें ऐसा नहीं हो चाहिए कि एक थन बहुत छोटा हो गया या एक थन बहुत बड़ा हो गया। तो इन बातों का हमारे किसान भाई जब भी जाएं भैंस खरीदने तो इन बातों का ध्यान रख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी इनकी सौदा पूरा हो जाए तो पशु का दूध निकाल कर जरूर देख लें जी। क्योंकि कई बार दूध निकालने से उनको ये पता लग जाएगा कि किसी थन में कोई विकार तो नहीं है, कोई थन बंद तो नहीं है, या कई बार थनैला रोग से खराब हो जाता है और वो पशु आराम से दूध देता है या नहीं देता। तो दूध निकाल कर जरूर देख लें ताकि हमारे इस किसान भाई को कोई धोखा ना हो। क्योंकि हमारा जो ये पशु है कम से कम 1 से और 1.5 लाख के बीच में आजकल ये अच्छी भैंस मिलती है। तो पूरी जांच परख के बाद ही पशु को खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको चयन करना है, पूरा निरीक्षण करना है, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है रविंद्र जी। अब आपको सही तरीके से ही चुनाव करना है और मुर्रा भैंस पालन की शुरुआत आपको करनी है। बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त हो चला है, हम जल्दी हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में बीमारी व रोकथाम के साथ साथ सर्दी के मौसम में प्रबंधन कार्यों की। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिंड मध्य प्रदेश से अभिषेक जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो अभिषेक जी, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए और हमसे अपना सवाल पूछिए। आवाज बिल्कुल कम है आपकी। जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अक्षय सिंह भदौरिया, भिंड मध्य प्रदेश। जी हाँ, हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारी भैंस का दूध में एक थन दूध कम दे रही, एक थन में एक थन से दूध जो है वो काफी कम निकल रहा है। हाँ, कम निकल रहा है। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर रैना? देखिए, दूध कम निकल रहा है और दूध में अगर आप देखिए कि दूध गाढ़ा दूध तो नहीं आ रहा उससे ज्यादा, या खून तो नहीं आ रहा उस थन से, क्योंकि थनैला रोग में ये होता है कि किसी एक थन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है अलग अलग बैक्टीरिया से, और उसकी वजह से भी दूध कम आना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि साथ के पशु चिकित्सालय से किसी पशु चिकित्सक को बुला के उसका दूध ज़रूर टेस्ट कराइए। ये थनैला रोग हो सकता है, और उस थन से आप दूध मत लीजिए, उस थन से दूध मत लीजिए, क्योंकि थनैला रोग हमेशा एक थन पे कोई अलग अलग कोई जो बैक्टीरिया है हमारा उसको इन्फेक्ट करता है, जिस वजह से उसी एक ही थन से दूध आना कम हो जाता है। आप उस थन से अभी दूध मत लीजिए और उसके दूध का भी टेस्ट करवाइए, और उसको अगर थनैला रोग है तो आप पूरी उसकी ट्रीटमेंट चलेगी, जो पशु चिकित्सक आपको उसकी पूरी ट्रीटमेंट करेगा और उसके बाद ही आप उसका दूध निकालें। जी, संभावनाएं हैं कि थनैला रोग यहाँ पर हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो थनैला रोग है इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी समय में किसी थन से अगर असाधारण रूप से मतलब दूध कम हो जाए या जैसे छिचड़े आ जाए, खून हो जाए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और एक बात तो बताना चाहूंगा कि उसकी गर्म पानी से सिकाई ना करें। हमारे किसान भाई कई बार नीम की पत्ती डाल के गाँव में बोलते उसकी सिकाई कर देते हैं, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। इनको तुरंत ही बगैर किसी देर करे पशु चिकित्सक से संपर्क करके और दूध की जांच करवाएं और उसका इलाज कराएं। अभी भी काफी उम्मीद है कि उसमें दूध की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, परंतु अगर ये देर कर देंगे तो ये थन हमेशा के लिए जाने की इसमें आशंका बनी रहती है। जी बिल्कुल, तो किस तरह से आपको कदम उठाने हैं, आपको जल्द से जल्द किसी पशु चिकित्सक का रुख यहाँ पर करना है और अपने पशु की पूरी जांच करवानी है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अरविंद जी, क्या सवाल है आपका? जी, गाय एचएफ गाय है, वो एआई कराने के 3 दिन बाद जो है ब्लड फेंक देती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के बाद ब्लड फेंक देती है 3 दिन बाद ही। जी, किस तरह की समस्या हो सकती है डॉक्टर रैना, आप कुछ जो कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, बार बार अगर कई बार हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और बार बार दो ब्लड फेंक देती है, तो कई बार रिपीट ब्रीडिंग का केस होता है। तो बार बार उसके आप कृत्रिम गर्भाधान मत कराइए, थोड़ी देर रुक जाइए। कई बार अंदर पस भी होती है और कई बार अंदर इन्फेक्शन का भी डर होता है, कई बार अंदर सिस्ट बना होता है, जिस वजह से हम बार बार उसका कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और बार बार वो हीट में भी आ जाती है दोबारा। तो इसके लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाइए और वो जो उनका
सैंपल है वो लेके जाएंगे और उसके बाद ही वो आपको एक बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर किस वजह से, किस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। कई कारण हो सकते हैं जो वो जैसे वो कह रहे हैं कि ब्लड यहाँ पर फेंक देती है। डॉक्टर शर्मा, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए जो बार बार फिर रही है तो एक तो उस गाय का ये देखें कि ये गाय कितनी देर तक गर्मी में रहती, हीट में रहती है। तो एक बार तो उसको गर्भाधान उसका ना करवाएं, और जैसे डॉक्टर अगर बताएं उसमें कई बार जो बच्चेदानी है जो उसका मुंह पे सूजन आ जाती है, कई बार बच्चेदानी में सूजन होती है, तो अगर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो इस तरह से ब्लड फेंकती है, तो आप उसको उसकी जांच करवा लें और उसमें दवाई रखवाएं, उसको कृत्रिम गर्भाधान ना कराएं। और एक में इसमें और तरकीब काम आती है कि कई बार आप कोशिश करें अगली बार जब कराएं तो कोई अच्छी नस्ल का सांड हो, जैसे कई डेयरियों में होते हैं, हमारे कई पशुपालक भाई रखते हैं, तो एक बार प्राकृतिक गर्भाधान भी करवा के देख लें, तो हो सकता है कि ये इनकी समस्या ना आए और गर्भ उसमें ठहर सकता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ आइए बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन हरियाणा से सतीश कुमार सैनी जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है सवाल। हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में सतीश जी। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? यही बात, भैंस है कि गोबर पतला कर रही है जी। भैंस का जो है गोबर काफी पतला हो रहा है। हाँ जी जी, क्या कहना देख इसमें शायद ये कई बार हम क्या करते हैं, हरा चारा बहुत ज्यादा देते हैं और उसमें पानी ज्यादा होता है और साथ में हम दाना नहीं देते हैं, तो नहीं हरा चारा तो आधा भी नहीं है। अच्छा, तो आप इसमें जी आप पूछिए। दाना कितना डाल रहे हैं उसको? दाना तो बहुत कम है जी, दाना तो जैसे वो क्या नाम है ये थोड़ी सी दाना की मात्रा बढ़ाइए, और अगर वो बदबूदार है, अगर जो उसका वो गोबर कर रही है बहुत पतला और बदबूदार है, तो कई बार पेट में कीटाणु होते हैं। सर जी दाना तो जी ये थोड़ा सा ये डाल रहे हैं, ये क्या नाम बोलते हैं इसको, गेहूं सिर्फ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उसका गोबर का टेस्ट करवा लीजिए नजदीकी किसी पशु चिकित्सालय से। कई बार पेट में कीड़े होते हैं, हम डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन नहीं कराते, उन कीड़ों की वजह से पशु खाता भी नहीं है ज्यादा, और पेट में कीटाणु की वजह से भी वो उसकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, तभी कई बार वो जो गोबर है वो बहुत पतला आता है या बदबूदार आता है। जी, तो एक संभावना ये हो सकती है कि पेट में कीड़े हो सकते हैं हमारे पशु के, जिसके चलते जो गोबर है वो पतला हो रहा है और हो सकता है उसमें काफी बदबू भी हो। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आप एक बारी उनकी गोबर का टेस्ट जरूर करवा लें। बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा से भी यहाँ उनकी राय जान लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कॉलर को? देखिए, ये एक तो कारण यही हो गया कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, और कीड़े के लिए भी एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल की 1.5 ग्राम की 2 गोली अगर ये दे दें तो उससे भी इनकी जो गोबर पतला हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी होता है, तो उससे भी उसकी बहुत सारी ये गोली आती हैं, डॉक्टर से संपर्क कर लें, और 2 दिन अगर गोली देंगे, और कुछ इंजेक्शन आते हैं, इसको एंट्राइटिस बोलते हैं, जो आंतों में घाव हो जाते हैं या पेट में हो जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नजदीकी पशु चिकित्सालय पे जाएं, और वो गोली वहां मिल भी सकती है, नहीं तो बाजार में लिख देंगे उसमें, उससे बहुत आसानी से दस्त बंद हो जाते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इन दिनों में जो दस्त लगते हैं, सर्दी की वजह से भी दस्त लग जाते हैं, तो जैसे हमने बताया तो सर्दी से बचाव करें। दूसरा, हमारे जो और किसान भाई है जो भी हरा चारा लाते हैं, जैसे बरसीम है, जई है, रिजका है, उसको ओस के अंदर ना काटें। जो सुबह सुबह काट के अगर मशीन से अगर खिला देंगे तो पशु को अफारा की बीमारी हो सकती है और उसको दस्त भी लग सकते हैं। तो उस हरे चारे को थोड़ा सा फैला दें, जब उसका पानी सूख जाए उसके बाद में चारा मशीन से काट कर, और सूखा चारा जरूर दें उसमें मिला के, तो पशु को दस्त नहीं होंगे। और जैसे बताया कि उसकी अगर जांच करा लेंगे तो अगर उसमें कीड़े हैं तो आसानी से 2 गोली से ही वो कीड़े ठीक हो जाएंगे, और 21 दिन बाद दोबारा उसकी दवाई दे देते हैं। जी बिल्कुल। तो सतीश जी, क्या संभावनाएं हो सकती हैं आपके पशु में जो ये समस्या हो रही है कि गोबर पतला हो रहा है? दोनों ही विशेषज्ञों ने विस्तार से आपको बता दिया है। आप नजदीकी जो भी पशु चिकित्सक हैं उनका संपर्क कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, और उसके बाद जो भी संभावित इलाज है वो करवा के अपने पशु को स्वस्थ बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञ आप तक पहुंचा रहे हैं। समस्या कई आती हैं लेकिन समाधान तभी मिलता
है जब हम बातचीत करते हैं, जानकारियां हासिल करते हैं, और ये जानकारियां जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का फिर से हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में बीमारी और रोकथाम के साथ साथ सर्दियों में प्रबंधन कार्य की। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। हमें आयुष पांडे जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार आयुष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैम हमारी छोटी पड़िया है 1.5 साल की। हेलो जी जी नमस्ते मैम। टीवी पर ध्यान ना दें, आप सीधा हमसे सवाल पूछें। वो बढ़ नहीं रही है। बढ़ नहीं रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही है। डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे आप? देखिए इसका मुख्य कारण जो है मैम, वो 1.5 साल की पड़िया हमारी, वो बढ़ नहीं रही और इसको छींक भी आ रही थी समय जी। देखिए जो इसका मुख्य कारण नहीं है, उसके पेट में कीड़ों की समस्या है। तो सबसे पहले उसको कीड़ों की गोली दें। जैसे ये 1.5 साल की है तो 1.5 ग्राम की एक गोली इसको सफिशिएंट रहेगी, या 1.5 गोली दे दें, उसको 21 दिन बाद दें। दूसरा उसको जो संतुलित आहार है वो जरूर दें। जैसे हम बताते 3 तरह के चारा पशु को दिया जाता है। अगर किसी भी तरह से इनमें कमी रहती है तो वो पशुओं की बढ़वार नहीं होती। तो उसमें सूखा चारा है, हरा चारा है और दाना है। तो पशु का पेट भरना चाहिए। तो मतलब ये है कि वो जो रायबरेली में तो वो जैसे गेहूं काफी होता है तो तूड़ा दें। हरा चारा आजकल बहुत अच्छा है, 7-8 किलो उसको बरसीम और जई दोनों का मिलवा हरा चारा अगर देंगे तो वो उसके लिए शरीर के लिए सारे तत्व मिलेंगे। और उसी तरह से दाना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि ये दूध नहीं दे रहा या ये अभी कटिया है इसको नहीं देते, तो ये बिल्कुल उनके लिए ठीक नहीं होता। उसके लिए कम से कम 2 किलो दाना तो अब उस कटिया के लिए जरूरी है। 1 किलो दाना सुबह, 1 किलो दाना शाम को, और वो भी संतुलित होना चाहिए, जिसमें खनिज मिश्रण भी होना चाहिए और नमक भी होना चाहिए। तो इस तरह से अगर उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, सर्दी से बचाएंगे उसको और संतुलित आहार देंगे और पेट में अगर कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे, तो इसमें बढ़वार धीरे धीरे उसकी शुरू हो जाएगी। और कैल्शियम भी दे सकते हैं, कई बार कैल्शियम की भी कमी होती है तो उसको अलग से भी दे सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो इस समय किस तरह से आपको अपनी जो कटड़ी है उसका ध्यान रखना है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। अच्छा आहार दीजिए, अच्छी तरह से उसकी देखभाल कीजिए, निश्चित तौर पर उसकी अच्छी पैदावार बढ़वार हम यहाँ पर कहेंगे जरूर होगी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर रैना का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रैना, थोड़ी देर पहले हमारे कॉलर ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान का जिक्र किया था। इसके लिए क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की योजना है? अगर हमारे पशुपालक करवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से मदद है? हाँ जी मैम, इस वक्त राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान जो योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसका एक चरण जो है वो खत्म हो चुका है और दूसरा चरण शुरू हो चुका है। उसके दौरान हम अपने जो पशु हैं उनमें फ्री में टीकाकरण कर रहे हैं और हमको जो कृत्रिम गर्भाधान हम फ्री में उनके डोर स्टेप पे, मतलब हर किसान के घर में जाके ये किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट, और इसके दौरान हमने लगभग 80 लाख के करीब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दी हैं और साथ साथ में वही ऑनलाइन मोड पे भी ये अपलोड होती रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इसमें वीर्य यूज़ हो रहा है, जो भी इसमें सीमन यूज़ हो रहा है, ये सारा हमारे सीमन स्टेशन से जो ग्रेडेड सीमन है, मतलब जो अच्छे सांड का सीमन है वो यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे पशु हैं उनकी जो दूध है उसमें ज़रूर वृद्धि होगी। और ये बिल्कुल फ्री पे उनके जो घर के आके हमारे जो पशु चिकित्सक हैं और जो हमारे AI टेक्नीशियन हैं वो उनके घर आके ये फ्री में कर रहे हैं। जी, तो किस तरह से चुनाव होता है कि कब कहाँ जाना है और पशुओं का चयन यहाँ पर करना है? देखिए, ये हम एक पूरा प्लान बना देते हैं कि हर स्टेट के जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में जितने उनके पास पशु हैं, जो ब्रीडेबल पॉपुलेशन है, मतलब कि जो हीट में आती हैं, तो उसका एक पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ के जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं या AI टेक्नीशियंस, जो कृत्रिम गर्भाधारण करने वाले जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, उनको हम एक प्लान दे देते हैं जिसके आधार पर वो हर स्टेट में जाते हैं और जहाँ जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसको वो कवर करते हैं और साथ के साथ वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसको ऑनलाइन भी एक इनाफ प्लेटफॉर्म में डाला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कवर हो चुका है और साथ के साथ हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है। जी, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अनुसार चयन होता है कि यहाँ पर इतने पशु हैं, जाना है, ये पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है और उसके बाद एक जो रिकॉर्ड है वो इनाफ ऐप, जैसे आप कह रहे हैं, ऑनलाइन भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर हमारी चर्चा को हम आगे यहाँ पर जरूर बढ़ाएंगे। इस वक्त सूर्य प्रकाश जी जौनपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर, मैडम जी, वो भैंस हमारी थी, हमने उसका AI 8 दिसंबर को कराया था जी। इसके बाद बीच में हीट में नहीं आई। एक हफ्ता पहले वो जो भैंस थी वो पूंछ दिन भर उठाई थी, ऊपर का थी जी, है ना? और हाँ, उसके योनि से वो एकदम गाढ़ा, पहले AI कराते समय पानी की तरह एकदम क्लीन कचरा आया था। इसके बाद एक हफ्ते पहले एकदम गाढ़ा हल्का पीला था और दूध दे रही थी, लगभग साल भर से ऊपर हो गया, दूध भी बंद कर दिया। वही जानना चाहते हैं कि ये भैंस गर्भधारण किया है कि नहीं? जी, डॉक्टर रैना क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके कृत्रिम गर्भाधान किया और दोबारा वो पहले हीट में नहीं आई, दोबारा हीट में आती है, तो कोई सिस्ट ज़रूर हो सकता है या रिपीट ब्रीडिंग का ही केस है, लेकिन इसमें कई बारी इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है। बार बार कृत्रिम गर्भाधान आप करवा रहे हैं और फिर उसके बाद वो हीट में दोबारा आती है, जिस वजह से अंदर कोई इन्फेक्शन या सिस्ट हो सकता है। तो उस वजह से भी ये जो यूट्राइन डिस्चार्ज है, जो आपका ये दार जो है, जो गाड़ी आ रही है, ये अंदर इन्फेक्शन है या पस है, तो ये आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को आपको दिखाना पड़ेगा और आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या वो दवाई भी रखते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा उनके पास। जी, तो जैसे ये कह रहे हैं कि दूध देना भी बंद कर दिया है, तो क्या संभावनाएं हैं कि उसने गर्भधारण कर लिया है यहाँ पर? देखिए, अभी तो वो दोबारा हीट में आ चुकी है, जैसे ये कह रहे हैं, तो अभी तो उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान दोबारा कराया नहीं है, तो अभी तो वो हीट में है, लेकिन गर्भाधान नहीं उसने किया क्योंकि वो दोबारा हीट में आ चुकी है। अगर पशु को हम एक बार कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उसके बाद अगर वो हीट में नहीं आती 21 दिन बाद, तो फिर हम मानते हैं कि वो उसने गर्भधारण कर लिया है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ये डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, जब भी गर्भाधारण करते हैं तो इसका जो अभी हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि ये मैं कैसे जानूं कि ये गर्भ धारण किया है नहीं किया, तो इनको 3 महीने, देखिए अगर उनके पास में जो बता रहे थे
के जो पीछे से डिस्चार्ज आया था, अगर वो मवाद की तरह था तो उम्मीद की जाती है कि उसके अंदर जो गर्भ नहीं ठहरा है और वो खाली है। फिर भी ये 3 महीने बाद वो उसकी प्रजनन अंगों की जांच के बाद में उसमें पता लग जाता है कि गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ। तो कभी भी ये ध्यान से देखें, अभी भी थोड़ा इंतजार करें क्योंकि 8 दिसंबर का है तो अभी 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने से थोड़ा सा 1.25 महीना हुआ है। तो एक बार फिर दोबारा अगर वो हीट में आती है तब उसमें पता लगे, अगर हीट में नहीं आती तो एक बार जांच जरूर करवा लें उसकी। जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने आज के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, सभी के सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शर्मा। धन्यवाद मैडम, आपका सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रैना मौजूद हैं, इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया कि पशुओं में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और जो आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंच गए हैं, और सर्दी के मौसम में किस तरह से आपको अपने पशुओं की बेहतर देखभाल करनी है। ये तो बात हो गई आज के हमारे इस कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा रबी फसलों में टपक सिंचाई एवं दक्षतापूर्ण जल प्रबंधन, और साथ ही साथ हम यहां पर चर्चा करेंगे रबी तिलहनी फसलों में समसामयिक कार्य की। जी हाँ, हमारे अगले कार्यक्रम के यही विषय रहने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही फेसबुक पर भी जा सकते हैं, वहां पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और हमारे पेज पर आप अपनी जो भी सवाल है वो पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800111306, इसका नंबर है जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपनी सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिनको हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आधे आंसर तो आपने दे दिया।